मनिहारी में रूठी गंगा को मनाने की कोशिश, महिलाओं ने गंगा किनारे किया पूजा अर्चना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खगड़िया में एक के बाद एक स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हो रही है। बात अलौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की करें तो यहां पर बंध्याकरण के लिए पहुंची महिलाओं को बिना बेहोशी के सुई दिए ही ऑपरेशन कर दिया गया। महिलाओं की माने तो वो ऑपरेशन के समय दर्द से करा रही थी, बावजूद इसके डॉक्टर ने बिना बेहोशी के सुई दिए ही ऑपरेशन कर दिया। सिविल सर्जन की माने तो बंध्याकरण के समय मरीज को बेहोशी की सुई देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो पूरे मामले की जांच कर दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन में लापरवाही हुआ, बहुत लापरवाही हुआ। अंदर ले गए, उसके बाद दो लेडीज को कर रहे थे ना ऑपरेशन, वो चिल्ला रही थी। हम बोले क्या हुआ इसको? बोले क्या वो नशा गुटखा करती थी इसीलिए ऐसे हुआ है। जब मेरे को करने आए तो एकदम हम बोले ऐसे ऑपरेशन कीजिएगा, तो हम बोले कि हाँ ऐसे करेंगे। हम बोले ऑपरेशन में तो सुई ना दीजिएगा, बोले नहीं ऐसे नहीं देंगे सुई, बाद में सुई देंगे। हम बोले ठीक है। जब चीरने लगे, दर्द करने लगा, बोले कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। जब पूरा अंदर चीरे, कोई नस जैसे घींच रहा था, हम चिल्लाने लगे, पूरा रोने लगे, पैर हाथ पटकने लगे। 4 आदमी मिल के पकड़ के दाबे, उसके बाद हमको सिलाई। दिक्कत हुआ जैसे चीरा में जोर से दर्द हुआ। हम बोले तो बोला कि यार चीर को छोड़े देंगे। कौन बोला? तो निंदनीय है और ये अपराध है, इसको हम लोग देखेंगे। कल हमको पता चला, हम तुरंत इस पर मुस्तैद हुए हैं। आज अभी ऑफिस में जाकर चिट्ठी बनाकर स्पष्टीकरण पूछे हैं संबंधित प्रभारी से। जो जवाब आता है उसके आलोक में हम लोग इंक्वायरी जाकर के करेंगे और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। दिग्विजय हमारे साथ जुड़े हुए। दिग्विजय, जिस तरह की कारस्तानी यहां पर हुई है, इसे हम ये कहना गलत नहीं समझते कि जल्लादों जैसा बर्ताव किया गया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं या अब तक उनकी पहचान हो पाई है उन स्वास्थ्य कर्मियों की, डॉक्टरों की, जिन्होंने ये जल्लादों जैसा काम किया? सबसे बड़ी बात बता दें कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो बार बार सिर्फ ये जांच का आदेश देती है, लेकिन जो फैक्ट होता है, जो दोषी जो लोग होते हैं, जो डॉक्टर या कर्मी है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। और एक बार फिर जो अलौली पीएचसी में जो सामने आया है उसमें सिविल सर्जन ने कहा है कि जांच करके कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा कहीं से दिखता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग खुद लापरवाह बनी हुई। एक बार नहीं, 2 दिन पहले भी दिखाया गया था कि किस तरह से बेहोशी का सुई देकर के जमीन पर ही लेटा दिया गया था। उसमें भी खगड़िया सिविल सर्जन ने बयान दिया था कि जांच की जा रही है, उस मामले में भी दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। और इस मामले में भी जो जल्लादों जैसी जो हरकत की है, जो मरीज उनसे जो बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि बेहोशी का सुई नहीं दिया गया और उसके बावजूद जो है ऑपरेशन किया गया। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है और स्वास्थ्य विभाग जो है वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। जांच का आदेश होता है, लेकिन जो प्रॉपर रूप में जांच होना चाहिए, जो दोषी कर्मी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं होता है, जिसके कारण एक के बाद एक लापरवाही फिर से बढ़ती जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिग्विजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पटना सिटी में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी है। जेठुली गांव का निवासी था मृतक, जिसे गोली मारी गई अज्ञात अपराधियों द्वारा। पटना सिटी में अपराधियों ने बेखौफ होकर इस वारदात को अंजाम दिया है। एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और इधर छपरा सदर अस्पताल में 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक महिला आशा कार्यकर्ता थी, जबकि दूसरी महिला बाहर से आकर मरीजों को बहला फुसलाकर निजी अस्पताल में ले जा रही थी, जिसे लेकर आशा कार्यकर्ता और महिलाओं के बीच मारपीट शुरू हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से दोनों महिलाओं को अलग किया और मामले को शांत कराया।
और अगली खबर नालंदा से है, जहां हिलसा बाजार स्थित काली मंदिर में चोरों ने करीब 2 लाख रुपए के आभूषण की चोरी कर फरार हो गए। बताया जाता है कि चोर गमछा से चेहरा ढककर मां काली की प्रतिमा के पास पहुंच गया, जहां पहले से प्रतिमा पर लगी आभूषण को चुराकर फरार हो गया। इस दौरान चोर की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र इलाके में एक युवक की अज्ञात अपराधियों ने पीट कर निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि तेरकुरबा मोड़ के पास अज्ञात अपराधियों ने पीट कर बुरी तरह से जख्मी किए जाने के बाद उसे सड़क किनारे फेंक दिया था। गांव के लोग जब उसे रास्ते से गुजर रहे थे तो बेहोशी की हालत में देखकर इसकी सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे वहां से रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। लोगों को 8-9 बजे जानकारी हुई थी, तो जब वहां पहुंचे तो बेहोशी हालत में थे, अस्पताल ले गए थे और उसके बाद जो है वहां पर बोले जो हमको जो है सो सुजीत बहुत मारा। पटना में अनियोजित कार्यपालक सहायकों ने अपने नियोजन की मांग को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात को लेकर राबड़ी आवास के बाहर जमे हुए हैं। पंचायती राज के अंतर्गत 2019-20 में कार्यपालक सहायक की वैकेंसी आई थी। आधे दर्जन लोगों का नियोजन किया गया, पर आधे लोगों का नियोजन नहीं हुआ। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 3 सालों से वो चक्कर लगा रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं। तेजस्वी से वो गुहार लगाने आए हैं कि सभी लोगों को जल्द नियोजन पत्र दिया जाए। जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। आज एक तरफ गांधी मैदान में 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। दूसरे तरफ कार्यपालक सहायक के जो अभ्यर्थी हैं वो राबड़ी आवास पर डिप्टी सीएम से मिलने के लिए गुहार लगा रहे हैं। और यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए कि बड़े संख्या में तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और हाथों में तख्तियाँ लेकर के, और मांग सिर्फ एक ही है कि 2019-20 में इनकी बहाली निकली थी कार्यपालक सहायक के पंचायती राज विभाग के अंतर्गत। आधे लोगों की जो नौकरियां दी गई, लेकिन आधे की नौकरियां अभी तक नहीं दी गई है। हालांकि विभाग में हजारों पोस्ट जो है अब भी खाली हैं, बावजूद नियुक्ति जो है अभी तक नहीं दी जा रही है। और इसी मांगों को लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं कि डिप्टी सीएम से मुलाकात हो, और जिस ढंग से नौकरी लगातार देने का दावा किया जा रहा है उसमें इनकी जो मांगे हैं उनसे बात करते हैं। क्या मतलब आप लोग लेकर के? हम लोग अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं। वर्ष 2018-19 में सामान्य प्रशासन के निर्देश पे बिहार के प्रत्येक जिला में फॉर्म निकाला गया था कार्यपालक सहायक का। उस फॉर्म में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में उसमें सर टाइपिंग टेस्ट हुआ, हिंदी इंग्लिश परीक्षा हुआ, और उसके बाद एक फाइनल लिस्ट बना। और उस लिस्ट से सर आधे बच्चे को नियोजन कर दिया गया और आधे को रोक दिया गया। और जबकि पैनल की वैधता 3 साल थी, तो 1 साल ही नियोजन किया गया और 2 साल से रुके हुए हैं। और अब हम लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग को नियोजन नहीं किया जाएगा और प्राइवेट कंपनी से नियोजन किया जा रहा है, उर्मिला बेल्ट्रॉन ये सब। अच्छा, इससे पहले जो आधे लोगों का जो नियोजन हुआ है, क्या उन्हें भी प्राइवेट से किया गया है? नहीं, वो बीपीएसएम द्वारा ही बहाल किया गया। हम लोग पूरे बिहार में 4265 लड़का हैं। अभी भी पंचायती राज विभाग में 8067 सीट है। हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि बिहार के किसी भी जिला में या पंचायत में या प्रखंड में जिस तरह सभी विभाग के नियुक्ति पत्र बांट रहे, उसी तरह हम लोग के भी बांट दिया जाए, वैसे ही बढ़ जाए। क्या कहेंगे, क्या मुश्किलें हैं? हम लोग अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं। 4 साल से हम लोग भटक रहे हैं। खाली हम लोग को आश्वासन मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। अब तेजस्वी सर से यही कहेंगे कि हम लोग को भैया अब आश्वासन नहीं, अब हम लोग का नियोजन चाहिए। भी सर से हम लोग सब क्या बोले हैं? सर 4 साल से हम लोग नियुक्ति के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और इस उम्मीद में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि हम लोग का भी आज नियुक्ति पत्र तेजस्वी साहब के द्वारा दिया। तमाम जो लोग हैं वो इस बात का ही इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस ढंग से लगातार बातें कही जा रही हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हों या नीतीश कुमार हों, कि लोगों को जो है वो नौकरियां दी जा रही हैं। इनकी मांग बस यही है कि परीक्षाएं हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, आधे लोगों को नौकरियां दी गई हैं, फिर आधे लोगों को रोककर आखिर क्यों रखा गया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात उपचुनाव के दंगल की।
और कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में कूदे मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हमें सहारे की जरूरत नहीं, बिहार की जनता हमारे साथ है, कुर्नी से वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कुर्नी विधानसभा में सबसे पहले हमने घोषणा किया कि 16 तारीख को नामांकन करेंगे, वीआईपी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे, किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। बिहार में हमारे पास इतना अकेले वोट है कि हम चुनाव जीत सकते हैं। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू और बीजेपी के बाद मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी और ओवैसी की एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इन दोनों दलों के उम्मीदवार उतारे जाने के बाद यह कहा जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान महागठबंधन और एनडीए को होगा, क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी बीजेपी का वोट काटेगी, तो वहीं एआईएमआईएम के उम्मीदवार आरजेडी का एमवाई समीकरण बिगाड़ेंगे। लेकिन सभी दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। उन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है और हमारे प्रत्याशी बहुत कम मार्जिन से पिछला चुनाव हारे थे, इसलिए इस बार हम एक अच्छी बढ़त के साथ चुनाव का परिणाम देने वाले हैं और भरोसा है कि यह चुनाव का परिणाम एक बड़ा संकेत देने वाला होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विगत 17-18 वर्षों से बिहार में आधारभूत संरचना के साथ साथ मानव विकास का जो एक शानदार कार्यक्रम हुआ है, वो राष्ट्रीय पटल पे एक लंबी लकीर खींची गई है। अब बिहार की जनता ने विकास को चुना है, विकास को वो समझते हैं। विकास का मतलब कि नीतीश कुमार जी का नेतृत्व। और 2020 में जो चुनाव हुआ था, एआईएम के जो विधायक जीत करके आए थे, उसमें से 4 विधायक महागठबंधन में शामिल हो गए थे। ये हम लोगों ने देखा और किस तरह की बातें उन्होंने की थी उस पार्टी को लेकर के। लोकतंत्र से पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, पर कुछ चीजें जो पहले से स्थापित हो चुकी है वो जनता बहुत बारीकी से देख रही है। अब वो दोबारा दूध का जला हुआ मट्ठा भी लोग फूंक के पीता है। तो महागठबंधन का जो वोट है और महागठबंधन जो नीतियां हैं वो लगभग सभी लोग स्वीकार कर चुके हैं। गलत बात है। हमारी सीधी लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी से है। मुझे बीजेपी वीआईपी पार्टी को बीजेपी को हराना है। भारतीय जनता पार्टी और वीआईपी पार्टी के साथ बीजेपी ने क्या किया ये किसी के सामने छिपा हुआ नहीं है। आज के दिन में अगर जोड़ के आप देखिएगा तो हमारी जीत वहां सुनिश्चित है। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया है। समापन समारोह में भारत को अध्यक्षता प्रदान की गई। इस मौके पर पीएम मोदी का संबोधन भी हुआ। पीएम मोदी ने विश्व शांति समेत तमाम मुद्दों पर अपनी बात वैश्विक शक्तियों के बीच रखी और दुनिया के तमाम देशों ने उनकी बातों को सुना। बता दें कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा। दिसंबर में होने वाले इस बड़े आयोजन की मेजबानी भारत करेगा। And the throne of the leadership I convey to Prime Minister Modi of India. इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल स्थित गांधी टोला और बाघमारा में जब शासन और प्रशासन ने गंगा नदी से हो रहे कटाव के हालात पर लोगों की सुध नहीं ली, तो लोग अब सब कुछ छोड़कर मां गंगा को मनाने के लिए पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं। लोगों की माने तो उन लोगों ने शासन और प्रशासन से बहुत गुहार लगाई, लेकिन अब तक संतोषजनक परिणाम नहीं मिलने से कटाव पीड़ित लोग रूठी गंगा नदी को ही मनाने के लिए आस्था का सहारा ले रहे हैं।
स्थानीय लोग कहते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों ने के आशियाने और खेतिहर जमीन पहले ही इस इलाके में गंगा में विलीन हो चुके हैं और अब भी लगभग 5000 परिवार के आशियाने पर कटाव का खतरा बरकरार है। इसलिए लोग सिस्टम से हारने के बाद भगवान के पास उन लोगों को बख्श देने की गुहार लगा रहे हैं। हम पूजा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे समाज में जो है सब बने हुए रहने के लिए, या जो है जो कट रहा है हमारा गंगा मैया जो जमीन को काट रही है, धीरे धीरे हमारा गांव को ही काट देगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा समाज कहाँ जाएगा। और हम लोग छोटे मोटे आदमी हैं, हमारे पास कोई पूंजी नहीं है जो हमें अलग जमीन खरीद कर घर बना सकते हैं। यहाँ बगमारा और गांधी टोला के कटाव के जो लगा है, भीषण कटाव है। इसे देखने से बहुत ऐसा लग रहा है कि समाज रुक नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ के महिला पूरे समाज आके पूजा कर रहे हैं, गंगा माँ का अर्चना कर रहे हैं कि कम से कम गंगा माँ कटौती अपना रुक जाए। ये माँ गंगा को मनाने के लिए पूजा हो रहा है कि कटाव बंद हो जाए। ये कब से कट रहा था और कितना दूर? ये कट तो रहा है पिछले वर्ष से ही। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना था ये, ठीक है ना, 112 करोड़ रुपया का। मगर दुर्भाग्य है ये जल संसाधन विभाग का और उनके अभियंता और संवेदक का कि बेगरत कर दिए सारी योजनाओं को। अरुणाचल में तैनात सेना के जवान अमित कुमार की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। अमित कुमार मसौड़ी के धनरुआ के रहने वाले थे। उनकी मौत की खबर मिलने के बाद गांव में मातम का माहौल है। अमित 2020 में सेना में शामिल हुए थे और अगले साल फरवरी में उनकी शादी होने वाली थी। अमित कुमार के परिजनों ने उनकी मौत की वजह की जांच कराने की मांग की है। आया है कि भाई मेरा नहीं है, बउआ के दोस्त फोन किया है। हम लोग के 3 बहन थे, एगो बेटा था, वो हमारे एगो बेटा था सर, हमारे एगो। कंप्यूटर पर ड्यूटी करता था ऑफिस में, तो मेरा बच्चा को छाती में गोली कैसे लगा? उसको पास तो गन था नहीं। इसका मुझे सही अभी तक 30 घंटा हो चुका है, मेरा बेटा का लाश यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। क्या कर रहा है इंडियन आर्मी? इसका सही हमको यह जानकारी दें। मैं बहुत नर्वस में हूँ। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी और उसके लिव इन पार्टनर आफताब के किचन से पुलिस को खून के निशान मिले हैं। क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए पुलिस सोमवार रात आफताब के उस फ्लैट पर लेकर गई थी। इसी दौरान उसके किचन में खून के ये निशान मिले। आफताब के फ्लैट से मिले ब्लड के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। अगर ये खून इंसान का होता है तो पुलिस डीएनए मैचिंग के लिए श्रद्धा के पिता को दिल्ली बुला सकती है। इससे पहले पुलिस को बॉडी के 13 टुकड़े मिले थे। अगली खबर का रुख करते हैं। सीवान में एक दिव्यांग ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। सुशील बैठा ने एक जरूरतमंद को रक्तदान कर इंसानियत की मिसाल पेश की। दरअसल एक व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता थी और रक्त नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही ये बात सुशील को पता चली, चकरा निवासी सुशील बैठा ने रक्तदान कर जीवन बचाई। सुशील बैठा कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में अपना एक पैर खो चुके हैं, लेकिन उन्होंने इंसानियत नहीं खोया। सिवान सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाने को लेकर कुछ बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है। ऐसे में सदर अस्पताल में अब जगह कम पड़ने लगी है, जिससे दूर दराज से आए मरीजों को काफी दिक्कत हो रही है। खासकर डिलीवरी के लिए आई महिलाएं और उनके परिजनों को समस्या हो रही है। कम जगह के कारण कई मरीज वेटिंग हॉल में चेयर पर बैठे हैं, तो वहीं मरीज के परिजन सदर अस्पताल के कैंपस में घूम रहे हैं। लोगों से बात की संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। सिवान सदर अस्पताल में कुछ बिल्डिंग तोड़कर नया बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं, ये सिवान सदर अस्पताल का कैंपस है। बहुत सारे यहाँ बिल्डिंगें थी जिसे तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं, दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो विभिन्न कक्ष थे उसे तोड़ दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन तोड़ने के बाद
जो मरीज है जो दूर दराज से है उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। अगर व्यवस्था अगर तोड़ रहे हैं बिल्डिंग, तो कहीं ना कहीं मरीज आते हैं तो उनका इलाज कैसे हो, चाहे प्रस्तुति के लिए महिलाएं आती हैं या दिखाने के लिए आते हैं, किस तरह की समस्या हो रही है बताइए। भैया परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। सरकार को जब तोड़ा है हॉस्पिटल तो उसको बनाने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन उसको कोई भी सुविधा भी नहीं है, न कहीं रहने का सुविधा है। डिलीवरी वार्ड में जाकर देखिए, सब कोई नीचे बैठा है, कोई ऊपर बैठा है, कहीं कोई सुविधा नहीं है। टूटा हुआ बेड है उस पर, उसमें भी देखने वाला कोई नहीं है। हॉस्पिटल में जाने के बाद नर्स लोग जो भी है कुत्ते की तरह बोलती है उन लोग को, है ना। बिल्डिंग तो कहीं व्यवस्था का अलग करना चाहिए किसी माने हाँ अलग करना चाहिए, लेकिन अलग नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, परेशानी हो रहा है सबको। कुछ और जो पेशेंट हैं आए हुए हैं, किस तरह की समस्या हो रही है इस अस्पताल में फिलहाल? इस तरह से दिमाग में टेंशन रहता है, दिमाग का कोई जांच कराना है। उसमें जाने पर वो सर है ना, वो क्या बहुत मांग करते हैं? कोई अलग व्यवस्था हो इसके जो टूटा हुआ है? नहीं, व्यवस्था वहाँ तो टूटा हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ लोग जो ये थी है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? होशियार यादव। तो आप देख सकते हैं जो ये परिजन है या पेशेंट है, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सिवान सदर अस्पताल की बिल्डिंग टूटकर निर्माण किया जा रहा है तो अब बिल्डिंगें कम पड़ गई है। वैसे में कोई स्वास्थ्य विभाग द्वारा या प्रशासन द्वारा अल्टरनेट व्यवस्था की जाए, ताकि जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं, कम से कम उनके समुचित इलाज हो सके और वो यहाँ रह कर अपना इलाज करा सके। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। गया की टिकारी थाना अंतर्गत बेलवन स्थित राम जानकी ठाकुरबाड़ी की जमीन पर दबंगों के कब्जे के प्रयास जारी हैं। श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी के महंत अमरजीत दास ने यह आरोप लगाया है। इसे लेकर उन्होंने मगध प्रमंडल आयुक्त मयंक वरवड़े और जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन से मिलकर लिखित शिकायत की और माफियाओं के कब्जे से राम जानकी ठाकुरबाड़ी को मुक्त कराने की गुहार लगाई। लिखा हुआ केस में पक्का मकान का निर्माण किया गया है, जिसमें जमाबंदी हुआ उस समय उनमें साफ लिखा हुआ केस में कि में नहीं आपको बेचना है, न उसमें पक्का निर्माण करना है, और जो आमदनी है उससे ठाकुरबाड़ी को आपको आधा आमदनी दे के रहना। इसी आधार पर जमाबंदी हुई, लेकिन वो भी अवैध जमाबंदी है। धार्मिक न्याय बोर्ड का रजिस्टर्ड मठ है, लेकिन अभी इस पर किसी भी तरह का